नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, जो है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। कि मतलब हमने अध्याय 1 में ये पढ़ा था कि मानव जब स्टार्टिंग में था तो उसने क्या किया था कि वो शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा कर लेता था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। मतलब कि वो शिकार करता था, मेनली अपने भोजन के लिए शिकार पर ही वो डिपेंड रहता था, निर्भर रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में वो भोजन उत्पादन करने लगा। मतलब वो आपका खेती उसने स्टार्ट कर दी, वो फसलें उगाना उसने आरंभ कर दिया। तो उसी यात्रा का वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। यदि आप कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, चाहे आपकी ओल्ड हो चाहे आपकी न्यू एनसीईआरटी हो, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना। वहाँ आप पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और साथ में जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारा अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपका अध्याय स्टार्ट होता है कि तुषार की रेल यात्रा से। कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी वार्तालाप दी गई ताकि आपका प्लेटफॉर्म बने लेसन पढ़ने का। जो ये तुषार है, किसी की रिश्तेदार की एक शादी में जा रहा था अपने चाचा के साथ। तो वहाँ पे क्या है कि वो ट्रेन के माध्यम से जा रहे थे। तो उसके चाचा ने कहा कि ट्रेन तो हमारी कितनी आई, 150 साल पहले ही आई है और उसके 10-20 साल बाद क्या है, आपकी बस जो यात्रा वो स्टार्ट हुई। तो तुषार के मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर रेल नहीं थी, बस नहीं थी, मतलब परिवहन के साधन नहीं थे, तो क्या ये लोग यात्राएं ही नहीं करते थे, अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? ये उसके मन में कुछ सवाल आते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे और लाइन टू लाइन जो भी आपका टॉपिक आएगा वो हम समझते चलेंगे भी। तो सबसे पहला टॉपिक है आरंभिक मानव। वे आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे भी? तो पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि वो किस लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते थे, कि जो मानव है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों गया होगा? तो उसका जवाब आपने उसमें भी देखा था अध्याय 1 में। जो बच्चे अध्याय 1 नहीं पढ़ के आए तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी ना 6th क्लास से उठाइए और पहली लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट हों सारे क्लियर होते चलेंगे। और ओल्ड एनसीईआरटी की यही खास विशेषता है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ते हुए आपका संपूर्ण इतिहास आपका कवर हो जाएगा और आपको अन्य कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं भी। जो मानव 20 लाख साल पहले धरती पर रहा करते थे, तो उनको हम क्या बोलते थे? उनको हम बोलते थे आखेटक या खाद्य संग्राहक भी। कि मतलब वो क्या थे? शिकारी थे और अपने भोजन का क्या करते थे? संग्रहण करते थे, इकट्ठा करते थे भी। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है भी। उन्हें आखेटक या खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो शिकार करते थे और अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। मतलब मेन बात ये है कि वो खुद से तैयार नहीं करते थे भी कोई भी चीज भोजन को। वो जो प्रकृति में उन्हें मिलता था उसी पर निर्भर करते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि हम खुद किस प्रकार से भोजन को उगा सकते हैं, किस प्रकार से हम फसलें पैदा कर सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे भी। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे? तो उसके कई कारण थे भी, ठीक है। तो जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, वो हमने एक बार संपूर्ण मानव का देख लिया था कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है। वो हमने बता दिया था कि अपने रिश्तेदारों के मिलने जाता था, वो युद्ध करने के लिए जाता था, वो रोजगार की तलाश में जाता था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था, दूसरी संस्कृति को घूमने के लिए जाता था। इस प्रकार के कारण हमने दिए थे। लेकिन हम अब पढ़ रहे हैं कि ये जो खाट आखेटक है ना, ये क्यों जाता था अभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक? क्योंकि इसे इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। तो इसका काम तो क्या था? भोजन को शिकार करना, उसको 2-3 दिन के लिए रख लेना, कि आज उसने कोई बड़ा जानवर की शिकार कर लिया तो उसको 2-3 दिन तक उसको खा लेता था,
ठीक है? मतलब इस प्रकार से क्या वो भोजन को इकट्ठा करता था पेड़-पौधों से जानवरों का शिकार करके। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाता था? उस टाइम क्या रोज़गार था? रोज़गार भी नहीं था। क्या किताबें थी? किताबें भी नहीं थी कि ज्ञान आक्रमण भी वो नहीं करता था। सिर्फ़ वो क्या है घूमते रहता था। तो वो क्यों जाता था अभी? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों और फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। कि वो लगातार कई दिनों तक यदि वो एक ही जगह रहेंगे ना, तो क्या होगा कि वो वहाँ पे जो भोजन होगा, वो क्या होगा कि समाप्त हो जाएगा और भोजन समाप्त होने के बाद उसे किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। यदि वो एक ही स्थान पर रहा, वहाँ के जो आपके जो पेड़-पौधों के फल खा रहा है या फिर किसी जानवर का शिकार कर रहा है, ये नहीं कि वो सारी उम्र ही चलेंगे लंबे समय तक, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सभी जानवरों का शिकार कर लेगा, ठीक है? तो इस कारण क्या उसे फिर नए भोजन के लिए भी दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे कि जो जिनका ये शिकार करता है, वे जानवर भी तो क्या अपना स्थान बदल लेते हैं। तो अगर शिकार ने स्थान बदल लिया, तो अपना शिकार करने के लिए भी दूसरे स्थान पर जाया करता था। मेनली दोनों बातें एक ही है सेम टू सेम, ठीक है? कोई इतना ख़ास ज़्यादा अंतर नहीं है अभी। ठीक है, पहला क्या है कि यदि भोजन समाप्त ही हो जाए, ये है। और दूसरा कारण ये है कि यदि वो जानवर अपनी जगह बदल लेते थे, तो वो मानव भी क्या है अपनी जगह बदल लेता था। कौन से मानव की बात हो रही है? ये उस मानव की बात हो रही है जो आज से 20 लाख साल पहले हुआ था, जिसको हम आर्किटेक्ट के तौर पर जानते हैं। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ जाएँ। अब है तीसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि पेड़ पेड़ और पौधों पर फल-फूल अथवा अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कि पेड़-पौधों पे जो फल है ना, ये तो है नहीं कि वो आपके पूरी साल ही लगे रहेंगे। कि हम मान लेते 2 फल लेते हैं अभी हम, ठीक है? आपका ए और आपका बी। ठीक है, ए पौधा यहाँ पर है और बी पौधा आपका यहाँ पर है। आपको दोनों पौधे आपको दिख गए। एक बार कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको साफ से दिखाई दे भी। ठीक है, कि ये 2 पौधे हैं ए और बी। यहाँ पर हम एक बार आज के टाइम के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इस पे जो फल लगते हैं ना, वो लगते हैं आपके जुलाई से लेके आपके मार्च तक। जुलाई से लेके मार्च तक नहीं, हम दिसंबर तक करते हैं अभी। और यहाँ पे लगते हैं दिसंबर से लेके कहाँ तक आपके जून तक। तो ये देखिए अब यहाँ पे वो आके टक है भी, अब वो रह रहा दिसंबर से जून तक, तो इन पौधों से क्या कर रहा हो, एक ही वृक्ष से उनसे अपना खाना खा रहा है। जब यहाँ आपके फल खत्म हो जाएँगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? वो वहाँ बी स्थान पर उसको जाना पड़ेगा, इसलिए मौसम के अनुसार भी उसको अपना स्थान चेंज करना पड़ता था। मौसम के अनुसार उसको फल प्राप्त करने के लिए वो अपना अपना खाना प्राप्त करने के लिए अपनी जगह वो चेंज करता था। ये आपको समझ में आ गया कि वो अपना स्थान। तीसरा कारण आपको क्या दिया है, फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश में क्या करता था वो जगह बदलता था। 3 कारण आपको बता दिए गए हैं। अगर चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। हो सकता है कि पानी और झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी-कभी नहीं सूखता और कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। तो दूसरा कारण है पानी के लिए भी, कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में किसी झील के किनारे रहने लगा हो, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आया हो तो पानी क्या हो गया आपका सूख गया और उसे पानी की तलाश में दूसरे जो पानी का स्रोत है उसके पास जाना पड़ा हो। तो ये आपको 4 कारण दिए हैं कि आखिर तक शिकार क्यों करता है। पहला है कि उसका खाना ही खत्म हो जाए, दूसरा है जिस जानवर का वो शिकार कर रहा हो जानवर क्या अपनी जगह बदल ले, तीसरा कारण है कि अलग-अलग मौसमों में क्या है कि वो फल और जो आपके फूल है जो खाने योग्य है उनको प्राप्त करने के लिए अलग-अलग जगह गया हो। और तीसरा कारण चौथा कारण है आपका जो आपकी उसकी जो पानी के तलाश में भी, कि जहाँ वो रहता हो पानी सूख गया हो तो दूसरे पानी के स्रोत की तरफ वो गया। तो ये 4 कारण हैं कि आखिर तक आपका यात्रा क्यों करता था। चीज़ें आपको चारों कारण याद होने चाहिए, ठीक है? ये कारण आप जानते चलेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है वो एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ता जाएगा और आपको संपूर्ण इतिहास आपको समझ में आ जाएगा भी। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है अभी? अब उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी भी? ठीक है?
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेर तक खाद्य संग्रह किया करते थे भी। उनकी कुछ ऐसी वस्तुएँ मिली है जिसका प्रयोग वो करते थे भी, ठीक है? यह संभव है कि पुरातत्वविद समझ गए ना, पुरातत्वविद वो होते हैं जो पुरानी हमें जो वस्तुएँ मिली है उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो हमें क्या है जो वो प्रयोग करते थे वैसी कुछ वस्तुएं मिली हैं भी। संभव यह है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं भी। तो उसने कहा कि हड्डियों के औजार शायद खत्म हो चुके हैं। पत्थर जो आपके लकड़ी के भी औजार बनाए हुए हैं, किसी खाल को पाड़ने के लिए, किसी जानवर को मारने के लिए, किसी और काम के लिए। तो उन्होंने कहा कि शायद ये औज़ार उन्होंने बनाए होंगे जो बाकी आपके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पत्थर के कुछ औज़ार हमें आज भी मिल रहे हैं। इनमें से कुछ औज़ारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो किया जाता होगा भी, अनुमान है भी, क्या है? अनुमान है, किया जाता है या किया जाता था। ठीक है? किया जाता था अभी, ठीक है? तो पत्थरों के अब आएगा सबसे पहले कि सबसे पहले किसके औज़ार बनाए तो उन्होंने हड्डियों और पत्थरों के औज़ार उन्होंने बनाए थे सबसे पहले। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां काटने के लिए भी औजार बनाए जाते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था भी। तो लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए, जब उसने आग जलाना सीख लिया तो ईंधन के लिए भी उसका उपयोग करने लगा। अपना जो आपका टेम्परेरी हाउस है, झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए भी उसका ये प्रयोग करने लगा भी। यहाँ देखिए आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं भी। पत्थर के औजारों का उपयोग भी इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। तो ये आपका औजार है भी। ये क्या है आपका औजार दिखा रखी, इस प्रकार का औजार था। ये था कि जानवरों की खाल से जो ढकता था ना वो, ठीक है, खुद के शरीर को ढकता था, तो उसको सीलने के लिए इस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता था। मांस को काटने के लिए। तो मतलब ये काटने के लिए क्या था, ये इसके औजार का प्रयोग होता था। और इसने एक उपयोग और दिया है कि जानवर की खाल को सीलने के लिए, जैसे अब आपका कपड़ा है ना, आप मशीन से सुई से सीलते हैं, तो उस समय इस औजार का प्रयोग किया जाता था। अब है कि रहने की जगह निर्धारित करना भी, कि वो रहता कहाँ था भी, कौन-सी जगह भी। पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो उसने किस स्थानों को चुना और क्यों चुना, ये जानो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। मानचित्र 2 को देखिए, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ हमको क्या मैप दिखाया गया है और वहाँ पे हमें मिला है कि आखिर तक कहाँ रहते थे, उनसे संबंधित हमें कुछ चीज़ें मिली हैं भी। इनके अलावा और भी कई स्थानों पर आखिर तक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने-चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इसने बताया कि ज़्यादातर कहाँ पाए गए हैं? झीलों व नदियों के किनारे पाए गए हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग में दिए गए हैं एनसीईआरटी के। तो ये जो स्थल हैं, ये तो आपको याद होने चाहिए भी। ठीक है? और धीरे-धीरे जैसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो और भी स्थान जुड़ते जाएँगे भी। तो आपको शुरुआती ये एनसीईआरटी का फेज़ है, तो ये जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अन्य जो इतिहास के बैच देखेंगे उसमें बहुत सारे आपको स्थान दिए मिलेंगे, लेकिन आपका पहला काम है कि आप एनसीईआरटी को मजबूत कर लें। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर आगे आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपने जो आपकी हिस्ट्री है उसमें जोड़े भी। तो सबसे पहले ये देखिए, मैप देख लीजिए भी। तो आपको जो स्थान है, पुरातात्विक स्थान है, वो देखिए कौन-कौन से मिले हैं। वो है आपके बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम है जो आपका जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ है आपका। तो यहाँ पे जो स्थान है ना, तो ये आपके देखिए, ये जो त्रिकोण वाले हैं ना, ये तो आपके 3 भागों में बाँट रखा आपने। एक तो है पुरापाषाणिक, एक नवपाषाणिक, महापाषाणिक पुरास्थल। तो हम बात करें पुरापाषाणिक जो सबसे पुराना है अभी। तो यहाँ पे जो सबसे पुराना पुरापाषाणिक है, वो आपका एक तो दे रखा है भीमबेटका भी। क्या दे रखा है? भीमबेटका स्थल दे रखा है। आपको याद रखना पुरापाषाणिक स्थल कौन-सा है? भीमबेटका। उसके अलावा है हुंसकी भी। हुंसकी आपका कर्नाटक में है, कुरनूल गुफाएँ हैं आपकी, ठीक है? तो ये चीज़ें ये तमिलनाडु में है आपकी। और 3 ही स्थान आपको दे रखे हैं पुरापाषाणिक के, जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल। उसके बाद नवपाषाणिक आपको पुरास्थल भी दे रखे हैं और महापाषाणिक भी पुरास्थल आपको दे रखे हैं भी। चीज़ें क्लियर आपको? तो ये चीज़ें आपको पुरापाषाणिक 3 स्थल है, तीनों स्थल आपको याद रखने हैं भी। तीनों स्थल आपको याद रखने हैं भी। तीनों स्थल क्या है आपको याद रखने हैं एक बार। चीज़ें क्लियर आपको?
और एक आपको बीच में भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, आपका हुंसगी, आपका ठीक है, और आपका कुरनूल गुफाएँ ये आपको याद रखनी है। क्योंकि पत्थर के उपकरण थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूँढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो 2 चीज़ें हैं आपकी भी, एक तो आपका पानी, उन्होंने पानी की नज़दीकियाँ देखी, और दूसरी किसकी नज़दीकियाँ देखी? पत्थर की नज़दीकियाँ, जहाँ पे औज़ार मिल जाएँ और पानी मिल जाए भी, ठीक है? तो इस प्रकार से वो ऐसे स्थानों को उन्होंने चुना जहाँ पे पत्थर भी मिल जाए और पानी मिल जाए, ये दोनों अगर चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत बढ़िया। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या थी? पहली प्रायोरिटी थी पानी मिल जाए, अगर पानी के साथ पत्थर मिल जाए तो वो स्थान तो उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता था भी। तो यहाँ पे देखिए, इनसे हमें क्या पता चला, एक शैल चित्र भी, शैल चित्र मतलब एक शिला, एक पत्थर पर बना हुआ चित्र, ये चित्र उन्होंने बनाया था भी। जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिलते हैं, कुछ इनमें से कुछ उदाहरण है मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, उससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप सर मैप में आपने सिर्फ पूरा पाषाणिक स्थल बता दिए, जो नव पाषाणिक थे वो आपने नहीं बताए। ये देखिए, इसके लिए अगर इस प्रकार से हम क्लास पढ़ेंगे तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जिस टॉपिक का जिक्र आएगा उसके हम स्थान करते चलेंगे, और मैं एक क्लास आपकी जैसे ही अध्याय समाप्त होगा ना, जिस भी लेसन में जो मैप होगा उसका एक वीडियो में सिर्फ आपको मैप के माध्यम से वो चीज़ें याद करवा दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। चीज़ें क्लियर हैं? मैप का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये शैल चित्र है अभी। तो ये उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये इस प्रकार का चित्र आपको बनाया गया है। अब ये चित्र आपको क्या दिख रहा है? क्या ये मानव दिख रहा है? क्या आपको ये हिरण दिख रहा है, या और कुछ जानवर दिख रहा है अभी? ठीक है? और वो कहाँ रहते थे? ये चित्र मिले आपको भीमबेटका की गुफाओं में भी, जो मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएँ व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे। अब क्या पता लगा कि इन गुफाओं में रहते हैं, क्योंकि उन गुफाओं में आधुनिक मानव तो गया नहीं। जब आधुनिक मानव गया, आज हम गए, तो हमें देखे कि ये चित्र बने हुए हैं। ये चित्र किसने बनाए हैं अभी? क्वेश्चन ये है कि ये चित्र वहाँ पर किसने बनाए हैं? तो वहाँ हम जब हमने वहाँ का प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो वहाँ पे पता चला ये आपके जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने बना, जो आपका आरंभिक मानव था उन्होंने ये बनाए थे भी। ये जो गुफाएँ में क्यों रहने लगे? स्टार्टिंग में शायद वो बारिश आ गई होगी, स्टार्टिंग में तो उन्हें पता ही नहीं था किस प्रकार हम बच सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो किसी पत्थर की साइड में गए होंगे या इस प्रकार से घूमे होंगे। उन्हें कोई स्थान, जैसे आप घूम रहे हैं, आप बारिश आ जाए एकदम से कहीं छिपने का प्रयास करेंगे ना, तो उन्होंने भी छिपने का प्रयास किया। उन्हें गुफा गुफा में घुस गए वो, तो उन्होंने कहा ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, यहाँ बारिश नहीं आती, फिर शायद सर्दियों में बचे होंगे, गर्मियों से भी उनसे राहत मिली होगी। तो इस प्रकार उन्होंने गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया। ये गुफाएँ नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ उन्हें पत्थर भी मिल रहे थे और पानी भी मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी थी। क्लियर है बात? नर्मदा घाटी के पास क्यों बसे? इस प्रकार का यदि फैक्ट आता है तो आप ध्यान रखें भी। ये आपको गुफा का एक चित्र आपको दिखा रखा है अभी। ठीक है? पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। अब ये नहीं, वैसे तो पूरी पृथ्वी पुरानी, लेकिन हम पुरास्थल किसको कहते हैं? जहाँ पे आपको आर्किटेक्ट के क्या मिले हैं, हमारे आरंभिक मानव के अवशेष मिले, उससे संबंधित हमें औजार मिले हैं, उसके कुछ चित्र मिले हैं, या फिर और कोई वस्तु मिली, उसको पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के अंदर ऊपर, कभी अंदर-अंदर, कभी समुद्र या नदी के तल में भी पाए जाते हैं। मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं भी। ठीक है? जहाँ-जहाँ ये रहते थे, वहाँ हर जगह पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा कि किस प्रकार के पुरास्थल है, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। बताया था ना मैप क्यों छोड़ दिया, यही कि आगे हम पुरास्थलों के बारे में ही जानेंगे। अब हम बात करते हैं आग की खोज भी। मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएँ हम तमिलनाडु वाले एरिया में देखी थी भी। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं भी। यहाँ से ये फैक्ट इस प्रकार से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जो आपकी राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुरनूल की गुफाओं से। इसको राख के अवशेष नहीं, राख के टीले ही बोल देते हैं। न्यू एनसीईआरटी है या फिर जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हो, वो आपको बताएँगे राख के टीले कहाँ मिले हैं, वो कुरनूल की गुफाओं से मिले हैं भी। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। आग का इस्तेमाल उन्होंने किस लिए किया होगा अभी? एक तो आपको पता है कि आग जलते ही सबसे पहले क्या होगा? प्रकाश होगा, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया होगा। ये अनुमान है,
क्योंकि हमें लिखित साक्ष्य नहीं है, हम सिर्फ़ उसका अनुमान लगा सकते हैं कि आग का प्रयोग किस लिए किया होगा। ये चीज़ क्लियर आपकी? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आप बताइए कि आज आपकी आग का प्रयोग हर प्रकार से उद्योग में भी होता है, आपके रसोई में भी होता है, आप सर्दी से बचने के लिए बहुत तरीके से आग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा आर्किटेक्ट था मतलब आरंभिक मानव था, वो लाइट के लिए, प्रकाश के लिए, भूनने के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग करता था अभी। अब ये नाम और तिथियाँ भी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है अभी। ये क्या है? ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा बहुत ब्लर होता है तो उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको मेरी बातें ध्यान से सुननी है और आपको सिर्फ़ अपने दिमाग में एक टाइमलाइन बनाने की, इस प्रकार से मानव ने विकास किया है। हम जिस काल में पढ़ रहे हैं वो है आपका पुरातत्व ने उसे बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं भी। आरंभिक काल को क्या बोलते हैं वो? पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से बना है यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त औजारों के महत्व को बताता है भी। ये क्या बताता है कि औजारों के महत्व को बताता है कि उस औजारों के आधार पे हमने इसको पुरापाषाण है ना, पुरा मतलब पुराने, पाषाण मतलब पत्थर, कि पत्थरों का यूज़ होता था, उस काल को हमने नाम दे दिया पुरापाषाण काल भई सबसे पहले। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल से पहले 12,000 साल के दौरान माना जाता है अभी। 20 लाख से जहाँ मानव ने रहना स्टार्ट किया, उससे कहाँ आपका 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण, पुरापाषाण काल। आरंभिक पुरापाषाण काल, आपका मध्य पुरापाषाण काल और आपका निम्न पुरापाषाण काल, या फिर उसको हम बोलते हैं उत्तर पुरापाषाण काल। उत्तर हमेशा उत्तर काल होता है ना, वो हमेशा लास्ट वाला काल होता है। तो क्या-क्या नाम दिए उसको? तीनों नाम आपको याद करने। एक तो देखिए पाषाण काल को उसने क्या बोल दिया है? पुरापाषाण काल। जो सबसे पुराना पाषाण काल था उसको क्या बोल दिया है? पुरापाषाण काल बोल दिया है। और उस पुरापाषाण काल के भी 3 हिस्से कर दिए हैं। वो 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? वो है आपका आरंभिक, मध्य एवं उत्तर भी। क्या-क्या नाम दिए उसके? आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पाषाण युग उसका नाम दिया है। मानव इतिहास की 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई भी। 99% मतलब बहुत सारा समय मानव ने इस काल के दौरान बिताया है भी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि सर हमने पाषाण काल को तो 3 भागों में पहले ही बाँट दिया, तो ये मध्य पाषाण काल आपका क्या आ गया अभी? ठीक है, तो उसने कहा कि जब आपका आरंभिक पाषाण काल था ना, तो उसको क्या किया कि उसमें मानव में कुछ आपके प्राकृतिक बदलाव नहीं हुए। जो आपके प्राकृतिक बदलाव हुए हैं ना, मौसम वगैरह में जलवायु वगैरह परिवर्तन हुई है, वो आपका मध्य पाषाण काल में हुआ है। उसे हम मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल तक पहले माना गया है, मतलब सिर्फ 2,000 साल। कितने? 2,000 साल ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, 2000 साल का क्या था हमारा? मध्य पाषाण काल था। कितना था? मध्य पाषाण काल कितना बताया गया आपका? सिर्फ 2000 साल का। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसलिए माइक्रोलिथ का या लघु पाषाण काल कहा जाता है। जो आपका मध्य पाषाण काल है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो औजार थे आपके छोटे हो गए थे। स्टार्टिंग में औजार क्या थे आपके? बड़े-बड़े थे। वो आपका क्या था? वो आपका पूरा पाषाण काल। फिर हम मध्य पाषाण काल में आ गए। मध्य पाषाण काल आपका कितना था? 2000 सालों का था सिर्फ़। कितना था? 2000 सालों का था। इस साल में क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ आपका, इसी काल में हुआ। उसके बाद जो आपका औज़ार थे, उन्होंने पहले बड़े-बड़े औज़ार थे, फिर उन्होंने औज़ारों में थोड़ा-सा सुधार कर लिया, औज़ारों को छोटे बना लिए, तो इसको हम बोलने लगे क्या? माइक्रोलिथ। क्या बोलने लगे? माइक्रो क्या होता है? छोटा। तो इसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रोलिथ काल भी हमने दे दिया है। फिर लघु पाषाण मतलब छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ-साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। ये नहीं था कि उन्होंने पुराने वाले औजार बनाना छोड़ दिया था, लेकिन औजारों में क्या था? सुधार कर लिया था। ठीक है? आपको 2 जो है आपके काल, क्या उनको टाइम आपको पता चला? एनसीईआरटी है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये है सर आपका एनसीईआरटी में ओरिजिनल आंसर भी।
अगले युग की शुरुआत होती 10,000 साल पहले से। इसको नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है। हम क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो हमने नाम क्यों दिया इनका? नवपाषाण काल क्यों कहा? क्योंकि हमें स्थानों के जो नाम थे ना, तो भी हमने वो कह दिया कि ये नवपाषाण स्थल का है, ये आपका पूरा पाषाण स्थल का। तो वहाँ जो औजार मिले उस प्रकार की, उसी के आधार पे हमने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया। अब ध्यान से दोबारा पढ़ना इस लाइन को भी। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब है? ये हमने कुछ स्थानों के नाम दिए भी। नवपाषाण का मतलब पहले आपको समझा देता हूँ मैं। नवपाषाण का मतलब है, अब देखिए भी कौन सा युग था। हमने तीन प्रकार की चीजें दे दी। परिवर्तन के आधार पे क्या किया हमने, उस काल को हमने युग में बांट दिया। तो आप कहेंगे कि मानव स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ 20 लाख साल पहले। भी कब स्टार्ट हुआ? 20 लाख साल पहले मानव धरती पे आया, आज का मानव। ठीक है। ठीक है। वो ऐसे चलते चलते कहाँ पे आ गया? वो हो गया आपका 12,000 साल ईसा पूर्व। ये डेट क्या है? ईसा पूर्व है भी। तो आप कहेंगे सर ये था आपका पूरा पाषाण काल भी। क्या था? पूरा पाषाण काल। बात क्लियर भी। आप कहेंगे सर इसको पूरा पाषाण काल क्यों कहा? क्योंकि हमने इसको पूरा पाषाण काल इसलिए कहा क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मानव जैसा आपका स्टार्टिंग में रह रहा था वैसा ही रहता आ रहा था। कहाँ तक? 12,000 साल पहले भी। ठीक है। तो इसमें फिर क्या हुआ आपका? जलवायु का परिवर्तन हुआ भी। फिर 12,000 साल से लेके कहाँ तक? 10,000 साल तक क्या हुआ कि इन 2,000 सालों के दौरान एक तो जलवायु परिवर्तन हो गया आपका, और दूसरा क्या हुआ कि दूसरा आपका हुआ कि जो औजार ये बना रहा था, इन औजारों को क्या कर लिया था उन्होंने? छोटा बना लिया। क्या बना लिया? छोटा बना लिया। छोटा बना लिया तो इसको नाम दे दिया हमने लघु पाषाण काल भी। क्या दे दिया? लघु पाषाण काल। लेकिन कई बार क्या आपको माइक्रो दे देगा। माइक्रो भी क्या होता है? छोटा लिथ होता है आपका पत्थर। माइक्रोलिथ काल। क्या था? माइक्रोलिथ काल आपको कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और पर्यावरणीय बदलाव के कारण, जो पर्यावरण बदलाव हुए ना, उसके कारण इसको क्या दिया? मध्यकाल नाम दे दिया। क्या दे दिया? मध्यकाल नाम इसको दे दिया भी। मध्यकाल या फिर मैसोलिथ दे दिया। क्या दे दिया? मैसोलिथ। आप ध्यान रखना इसको मैसोलिथ कई बार हिंदी में भी ऐसा टाइप दे देगा आपको मैसोलिथ। आप कहेंगे सर हमने तो मध्यकाल पढ़ा था और मैसोलिथ कैसे आ गया अभी? तो इस दौरान क्या हुआ कि दो परिवर्तन हुए। एक तो क्या हुआ आपका? जलवायु का परिवर्तन हो गया। और दूसरा क्या हुआ कि आपका जो औजार थे वो उसने छोटे कर लिए इस साल के दौरान। आप कहेंगे ठीक है सर, यहाँ उसने क्या किया? जलवायु परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया और यहाँ तक उसने क्या किए? औजार छोटे कर लिए। ये आपका मध्य पाषाण युग हो गया। चीज समझ में आ गई। अब फिर आपका आया 10,000 के बाद का काल जो आज तक चल रहा है, या फिर नवपाषाण काल। आज तक नहीं चला, ध्यान रखना कि अलग अलग समय आएंगे, इतिहास को हम जोड़ते जाएंगे। ये आया आपका नवपाषाण काल भी। नवपाषाण काल को जब तक मतलब, अब जब तक ये काल रहेगा तब तक पाषाण वो यूज करेगा, पत्थर यूज करेगा। और जैसे ही पत्थरों को यूज करना छोड़ देगा आपका नवपाषाण काल भी आपका समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल भी समाप्त हो जाएगा। और ये आपका लगभग लगभग 2600 के आसपास रहेगा भी। कितना रहेगा? 2600 के आसपास रहेगा। 2600 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि सबसे छोटा काल कौन सा? आप कहेंगे सर मध्य पाषाण काल है वो सबसे छोटा है। जलवायु परिवर्तन किस में हुआ? आपका मध्य पाषाण काल में हुआ। छोटे आपके औजार कौन से में यूज किए? आपके आपके किस में हुए? मध्य पाषाण काल में हुआ भी। अब हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नए स्थानों के नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है। देखिए, आपको कुछ स्थान मिला भी, जैसे आपका जम्मू कश्मीर में आपको पूरा स्थान मिला था आपको बुर्ज होम। ठीक है। तो आज भी उसका नाम बुर्ज होम है। तो आज हमने उसको बुर्ज होम क्यों कहा? क्योंकि हमें पहले पता ही नहीं था कि उसका नाम क्या है भी। तो आज हम उसको जिस नाम से जानते हैं ना, तो उसी नाम से क्या करते हैं, हमने उसको नाम दे दिया। क्योंकि पुराने समय में क्या था कि हमें उसका नाम पता ही नहीं था भी। हमें उसका नाम पता ही नहीं था। चीजें क्लियर आपकी? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी यहाँ तक। इंटरेस्टिंग है? मजा आ रहा पढ़ते समय? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? तो चलिए भी, ये आपने तीन कालों का
समय पढ़ लिया और ये आपने देख लिया कि क्यों इनके नाम दिए गए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल क्यों हुआ अभी? नवपाषाण काल में मानव ने बहुत सारे परिवर्तन दिए, इसलिए इसको नवपाषाण काल दिया। वो परिवर्तन अब हम आगे पढ़ेंगे भी। लगभग 12,000 साल पहले आपको मैंने बताया था ना कि 20 लाख साल पहले से भी कहाँ से 20 लाख जो आपके साल थे उससे कहाँ तक चला ये 12,000 साल पहले तक कौन सा काल था ये पूरा पाषाण काल था। फिर आपका 12,000 साल के बाद कौन सा मध्य पाषाण काल स्टार्ट होगा। तो इसने कहा कि लगभग 12,000 साल पहले तक दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे भी। तो क्या हुआ कि 12,000 साल पहले से क्या था कि बर्फ बर्फ ज़्यादा थी, तो घास वर पेड़-पौधे इतने नहीं थे, तो क्या हुआ कि तापमान बढ़ने लगा और क्या हुआ कि घास और पेड़-पौधे उगने लगे भी। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। क्योंकि पहले क्या था कि पहले बर्फ ज़्यादा थी, तो घास वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, तो अगर किसी जानवर को भोजन ही नहीं मिला तो जानवर मर जाते थे। लेकिन जब 12,000 साल पहले मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुआ तो घास ज़्यादा बढ़ने लगा। तो हिरण भी आपकी मोटी ताज़ा होगी, खूब वो वृद्धि करेंगे, तो इनकी संख्या आपकी बढ़ने लगी, जो घास खाकर ज़िंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में भी मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो इसी काल में मछली भी उनके भोजन का स्रोत बन गई। और वो क्या थे जो इनका शिकार करते थे। शिकार कौन करता था? मानव ही तो करता था। वो उन्होंने इसके बारे में जानकारी हासिल की। मतलब ये नहीं कि जानकारी आपको एक साल में लगी, कई सालों का अनुभव होने लगा। आपको पता है कि 2000 साल लंबा मध्य पाषाण काल था। इसमें अनुभव किया कि किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, क्या खाते हैं, किस प्रकार से इनको पकड़ सकते हैं। सारा ज्ञान उन्होंने इसके बारे में हासिल किया मध्य पाषाण युग में भी। और मछली भी क्या है, मध्य पाषाण युग में उनका महत्वपूर्ण स्रोत रही खाने का भी। अब हम बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई भी। इसी दौरान मतलब ये मध्य पाषाण युग की बात हो रही है अभी। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। प्राकृतिक मतलब मानव ने नहीं उगाया, गेहूं वो उगने लगा भी। गेहूं की कहीं पे गेहूं उगे, कहीं पे धान उगे, प्राकृतिक रूप से। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। अब देखिए किस प्रकार से कार्य होगी। कई बार आप बैठे रहते हैं भी, आप पार्क में बैठे हैं, कहीं से आपने कुछ उठा के खा लिया या फिर कोई चीज़ आप उठा के खा लेते हैं। वैसे ही मानव शायद किसी गेहूं के पेड़ के पास बैठा हुआ, गेहूं की जो फल आया हुआ था, अनाज आया हुआ था, उसकी बाली को तोड़ा होगा, उसमें से निकल उसने सोचा होगा ये तो मज़ेदार चीज़। उसने दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली, उसने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। इसी इसी प्रकार की क्रियाएं आपकी चावल के साथ होंगी, बाकी अनाजों के साथ हुई होगी। तो उन्होंने उनको बटोरना स्टार्ट कर दिया भी। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे भी। अब कि उन्होंने फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया धीरे-धीरे सालों के दौरान। ये नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया कि 1 साल की बात नहीं, ये आपकी 100-200 हज़ारों सालों की बात है भी। ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया था और इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए। हुआ क्या होगा कि वो पहले तो उन्होंने इस प्रकार बैठे होंगे, कोई दाना खा के देखा होगा, अरे वाह! ये तो शानदार है। फिर उन दानों को इकट्ठा करने लगे। समझिए आप कहानी को, कि दानों को इकट्ठा करने लगे तो हो सकता है कि वो अपने जहाँ रहते थे गुफाओं में वहाँ ले आए और जहाँ मिट्टी थी उसके साथ वो दाने क्या हो गए, गिर गए होंगे वे। ठीक है? तो उसको पानी मिल गया दाने को और वो वहाँ पे पेड़ उगाए होंगे, उसके पौधे उगाए होंगे। तो उन्हें सोचा ये चमत्कार कैसे हो गया अभी? फिर उन्हें धीरे-धीरे अपनी इस समझ को विकसित किया कि इस प्रकार से क्या फसल उगी होगी चीज़। ठीक है? आप क्या करते हो, आप ये मान लो कि उन्हें एकदम से उसे कैसे पता लग गया होगा गेहूँ से फसल उगाते इस प्रकार काटते हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे हुई होंगी भी। ऐसा करते-करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक मतलब किसान बन गए भी। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। फिर उन्होंने क्या किया होगा कि उन जानवरों को चारा उन्होंने देखना कि अनाज तो तुम खा लेते हो, जो चारा है जो उसका बचा हुआ हिस्सा है पशु खा लेते हैं, तो उन्होंने पशुओं को देना स्टार्ट कर दिया। और जब आप पशुओं को डेली वेज डालते हैं ना, तो वो आपके पास आपके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं। उसी प्रकार क्या है वो उनके साथ फ्रेंडली हो गए और जानवरों को उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था भी।
ठीक है? तो हम बोल देते हैं सीधा वो क्या था, जंगली कुत्ता था अभी। तो आज का जो कुत्ता है ना, जो जंगली कुत्ता है, वो उन्होंने क्या है सबसे पहले पूर्वज सॉरी पालतू बनाया था अभी। ठीक है? जंगली क्या था? पूर्वज था अभी, कुत्ते का जंगली पूर्वज था अभी। ठीक है? कई बार इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हैं ना, तो इस प्रकार के तथ्य आपसे पूछ लेते हैं। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अपनी जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे-धीरे पशुपालक बन गए होंगे और इस प्रकार क्या वो पशु को पालने लगे भी। उनकी रक्षा भी करते थे और अपनी ज़रूरतों भी वो पूरी करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा? ये क्वेश्चन है अभी कि सबसे पहले वो कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया? कुत्ता ही उनके नज़दीक आया होगा, कुत्ता उनकी काफ़ी प्रकार से मदद करता था, ठीक है? अलग-अलग कहानियाँ हैं अभी, ठीक है? कि उन्होंने रक्षा को अपनाया भी, ठीक है? कुत्ता आया था, वो भोजन खाते थे, जो भोजन मनुष्य खाता था, वही भोजन आपका कुत्ते का। ध्यान से देखिए, कुत्ता क्या खाता था? मांस खाता था। तो जब उसने शिकार किया, तो बचा हुआ भोजन किसने खाया होगा? भेड़-बकरी उसने तो खाया नहीं होगा, तो किसने खाया उसको? कुत्ते ने उसका भोजन खाया होगा और कुत्ता क्या हो गया जब उसके पीछे-पीछे रहने लगा अभी। आप खिला के देख लेना कुत्ते को 2-3 दिन भोजन, तो आपके पीछे-पीछे रहने लगा। इस प्रकार कुत्ता सबसे पहले पालतू बना अभी। क्योंकि सबसे भोजन क्या था? कुत्ते और जो मानव का भोजन था वो मैच होता था अभी। ठीक है? और इस प्रकार से उसने देखा कि वो सोया हुआ होगा, फिर उसके साथ-साथ रहने लगे। दोनों क्या कुत्ता और मानव एक साथ रहने लगे कि एक रात जब मानव सोया था, तो कोई दूसरी चीज़ आई तो कुत्ता भौंकने लगा, मानव को क्या आ गई? जाग आ गई और वो मानव ने उससे रक्षा की, अपनी भी रक्षा कर ली। तो इस प्रकार सोचा ये जानवर तो बड़ा काम का है अभी। तो इस प्रकार क्या है कि वो कुत्ते को भी भोजन खिलाने लगा अपने साथ-साथ। तो इस प्रकार सबसे पहला जानवर उसने कौन बनाया? कुत्ता बनाया अभी। बनने का कारण क्या था? क्योंकि उसका और कुत्ते का भोजन मैच होता था अभी। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया अभी। ठीक है, बसने की प्रक्रिया क्या है? पौधे उगाना और जानवरों को पालना है ना, यही क्या है आपकी बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ये जो जानवर और जो आपके पौधे थे जो उन्होंने पाले, ये जंगली जानवरों और जंगली पौधों से अलग होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं भी। तो वो क्या करते हैं? वो चयन के अनुसार करते भी। उनकी काम की चीज़ कौन-सी है, वही जानवर उनको पालते हैं और उसी के अनुसार वे ढल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर वे लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो गई। पौधों और जानवरों का वो चयन वही करेंगे जिनके बीमार होने की संभावना क्या हो? कम हो। ऐसा पौधा जल्दी बीमार हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, तो वो नहीं उगाते थे भी, जिनसे उनसे कोई फायदा नहीं हो। अगर बीमार होने की इस चीज़ को जगह या आप ये करें जो उनके काम में आती थी, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा भी। वे उन्हीं पौधों और जानवरों का चुनाव करते थे पालने के लिए जो उनके काम में उनकी आवश्यकताओं को पूरी करे भी। यही नहीं लोग उन पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पौध पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दोनों दानों के भार को संभाल सके भी। क्योंकि पौधा भी नया-नया आया था 12,000 साल। आपको पता है ना कि मध्य पाषाण काल वो इस प्रकार के पौधे उगाते थे जिनके आपके अनाज वो मोटे हों और दूसरा कि उसका पौधा इतना मजबूत हो कि जब अनाज आएगा तो भार होगा, वो डालें टूट सकती थी, तो जो उनकी डालें क्या हो मजबूत हो गई। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा ताकि फिर से उगाने के लिए उनका गुण सुरक्षित रहे और ऐसे उनके बीजों को क्या है संभाल कर रखा जाता था भी। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। कौन से जानवर? जो अहिंसक, ये नहीं कि शेर पाल लिया, चीता पाल लिया भी आपने, ठीक है? जो अहिंसक होते हैं भी। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग होते हैं भी। दांत और सींग आपके छोटे होते हैं। जो पालतू जो जंगली जानवर आप देखें उनके सींग है और दांत है बड़े-बड़े मिलेंगे। जो पालतू उनके दांत छोटे मिलेंगे और सींग भी आपके छोटे मिलेंगे। इन दांतों को देखने में कौन-सा जंगली सूअर का है और कौन-सा पालतू सूअर का है। तो ये देखिए अभी ऑटोमेटिक वो भिन्न हो जाते हैं। ये दाँत आपका बड़ा है, ये आपका जंगली सूअर का है और ये आपके पालतू सूअर का। वहीं पे दाँत मिले हुए उन्होंने, ठीक है? तूने देखा कि ये दाँत छोटा लेकिन है तो सूअर का, तो इस यहाँ पे अनुमान लगाया कि पालतू सूअर और ये आपका जंगली सूअर का। बसने की प्रक्रिया दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही
करीब 12,000 साल पहले हुई भी। मानव में आज हम भोजन करते हैं, इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़-बकरी आते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अनाज क्या कौन-सा उगाया? गेहूँ और जौ। क्लियर है? और जानवर कौन-सा पाला? जानवर का पाला कुत्ता। और कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तुम एक नवीन जीवन शैली भी अब नए किस प्रकार से परिवर्तन हुए भी। तुम किसी पौधे के बीज बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इतने कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा भी। अब कहा कि अब तक उनकी जो जीवन शैली थी वो थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक। लेकिन समस्या कहाँ आई? जब उन्होंने बीज उगाना स्टार्ट कर दिया ना, फसलें उगाना। अब उन्होंने आज गेहूं बो दिया। अब गेहूँ ये तो है नहीं कि आज गेहूँ बो दिया और आपको अगले ही दिन गेहूँ पक कर तैयार हो जाएगा। उन्हें क्या मिलेगा कि 6 महीने बाद गेहूँ प्राप्त होगा, 6 महीने बाद गेहूँ की फसल पक कर तैयार होगी। अब वो इस गेहूँ को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि गेहूँ के जो उन्होंने बीज बोए हैं, तो उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो देखभाल करनी पड़ेगी तो उन्हें उन्हीं स्थान पर रहना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ में आया क्या? तो क्या हुआ कि अब उसको कई फसलें थी जिनको 1 साल लगता था, तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा भी। ठीक है, बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से इनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब उन्होंने कटाई कर ली, चलो मान लेते हैं 6 महीने तक वो एक जगह रह गए। आप कहेंगे सर फसलें पैदा होने के बाद तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते थे, लेकिन अब उसको उठा के कैसे जाएंगे कितना सारा गेहूं? तो मतलब उन्होंने सोचा कि अब तो यहीं पर रहना पड़ेगा भी। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब था उसने क्या था कि बोझ अब उसको भंडारण की बात सोची भी कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए नहीं, इसको आगे बचा के रखना। गेहूं आपका सीजन खत्म हो गया, अब तो 6 महीने बाद बोया जाएगा, तो 6 महीने तक हम क्या करेंगे? तो उन्होंने भंडारण की बात सोची भी। तो बीज का उपयोग देखिए, अनाज का उपयोग आपको दिखाया गया किस रूप में? बीज के रूप में, खाने के रूप में, उपहार के रूप में, कि वो उपहार दे देते थे अपने किसी दूसरे मित्र को जिनके झुंड में रहता था, और भंडारण के लिए भी। तो इस प्रकार की बातें उसने सोची भी। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए। अब भंडारण उनका करना था, ऐसे तो खोल के नहीं रख सकते थे। खोल के अगर रख लिए तो क्या होगा? क्यों गेहूँ खराब हो जाएगा आपका। तो उन्होंने भंडारण के लिए बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए भी। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रह वाले थे ना स्टार्टिंग में? अब क्या है, जो आप पूरा पाषाण काल की बात कर रहा हूँ, कि जो आखटक था पूरा पाषाण काल में, क्या वो भोजन इकट्ठा कर ये बर्तन बनाता होगा? उसे भोजन बनाना इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है भी? वो तो शिकार करता था, खाता था, 1-2 दिन वैसे भी चल जाता था उसका मांस। तो उसने बर्तन वगैरह नहीं बनाए भी शायद, हम मानते हैं। हो सकता है कि भविष्य में खुदाई के दौरान वहाँ से भी उनके बर्तन वगैरह मिल जाए, कुछ चीज़ें नहीं बनाए होंगे भी। और क्योंकि उसके पास औज़ार ही पत्थर के थे, तो बर्तन कहाँ से बनाता था अभी? ये सारी सुविधाएँ नहीं थी। बर्तन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो उसके पास नहीं थी। आग की भी, क्योंकि बर्तन बनाने के बाद फिर उनको पकाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार वो चीज़ें नहीं थी भी। अब जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार भी, जानवरों को बोलते हैं चलते-फिरते खाद्य भंडार, कि जो आपके ये है ना, क्या बोलते हैं, बाकी जो ये हैं आपके अनाज हैं, वो तो एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, वो क्या हैं आपके चलते-फिरते खाद्य भंडार भी। जानवर बच्चे देते हैं, इससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है अभी, ये तो आपको पता है अभी। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी, भोजन को इकट्ठा करके रख सकते हैं। मतलब पशुओं के माध्यम से भोजन इकट्ठा कर लिया। हमारे पास एक बकरी थी, ठीक है? तो हमारे पास 2 दिन का भोजन था।
एक बकरी को मारकर खाएँगे, 2 दिन का भोजन। हमने क्या किया उस बकरी की देखभाल की, उसका प्रजनन करा, 2 से 4 करवा लिए, 4 से 8 करवा लिए, 8 से 12 इस प्रकार से बकरियों की बहुत ज़्यादा संख्या होगी। अब बताइए हमारे पास कितने दिन का भोजन हो गया? तो इसलिए क्या हो गया कि पशुओं के माध्यम से हमने प भोजन का क्या कर लिया? भंडारण कर लिया। तो मेरे हिसाब से जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार। ठीक है? वो हमने चलते-फिरते खाद्य भंडार बना, हमको उठा के भी नहीं ले जाना, हम उसको हाँक के ले जाएँगे अपने साथ, तो हमारा जो खाद्य भंडार वो भी हमारे साथ चल पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है जानवरों को खाद्य भंडार कि वो इस प्रकार के खाद्य भंडार थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप जा सकते हैं। इनको बोला गया है कि चलते-फिरते खाद्य भंडार। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आज का लेक्चर आपके लिए 40-45 मिनट का हो गया, बड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे भोजन के अतिरिक्त जानवरों और क्या-क्या मिल सकता है। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? तो इसको क्लियर करते थे भोजन के अलावा भी उसके चमड़ी मिलती थी, उनको हड्डियाँ मिलती थी, जिनके औज़ार वो बना सकते थे और काम में ले सकते थे। दूध वगैरह, जो भेड़ वगैरह उनसे ऊन वगैरह मिल सकती थी उनको। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी और आज जानवरों का उपयोग क्यों होता है, ये आप खुद पता लगाइए कि आज जानवरों का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं और उसकी जानकारी हम देते हैं मानचित्र नंबर 2 में। मानचित्र का अध्ययन करेंगे ना तो वहाँ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कंप्लीट ओल्ड एनसीईआरटी इसी प्रकार से पढ़नी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।